अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ैप के एक सॉफ्टवेयर ई कार्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि वेडिंग कार्ड्स के बिजनेस ऑनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ई कार्ड्स की फर्स्ट स्क्रीन डैशबोर्ड स्क्रीन कहलाती है, जिसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट पोर्शन जिसमें डाटा एंट्री फॉर्म्स हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस का बनना, सेल्स रिटर्न इनवॉइस का बनना, स्टॉक परचेज किया गया तो वो उसके लिए एंट्री यहाँ से की जाती है स्टॉक इनपुट से। कैश रिसीविंग, जहाँ हम कैश जब कलेक्ट होता है, पार्टी से पेमेंट आती है, उनको हम कैश रिसीविंग में डालते हैं। कैश पेमेंट में हम अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं या हमने अपने सप्लायर्स को पेमेंट की है तो उनको हम कैश पेमेंट में डालेंगे। और इसी तरीके से किसी कस्टमर की कोटेशन को या डिमांड को नोट करने के लिए सिस्टम में प्रोविजन अवेलेबल है, जहाँ पार्टी डिमांड पर क्लिक करके हम उसकी डिमांड लिख सकते हैं। या अगर हमारी शॉप का कोई हेड ऑफिस है जहाँ से स्टॉक हमें ट्रांसफ़र किया जाता है तो हम उन हेड ऑफिस को डिमांड करने के लिए ये हेड ऑफिस डिमांड का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। या ऐसे बिल्स जिनमें कस्टमर हमें पेमेंट नहीं करता या पार्शियल पेमेंट करता है, तो उन कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए बाद में हमारे पास रिमेनिंग बिल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। राइट पोर्शन में हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कैश बुक पहली रिपोर्ट है। कैश बुक में हमारे पास पैसे का आना और जाना दोनों ट्रांजैक्शंस इस रिपोर्ट में रिकॉर्ड होती हैं। सी आर यानी कैश रिसीविंग और सी पी कैश पेमेंट की डिटेल, जो भी पेमेंट्स हमें आई या हमने किसी को पेमेंट्स की, उन सारी पेमेंट्स की डिटेल हमारे पास इस रिपोर्ट में अवेलेबल होती है। इसी तरीके से वो बिल्स जो अभी तक पेंडिंग हैं और हमने रिसीव करने हैं, वो बिल्स हमें यहाँ आउटस्टैंडिंग बिल्स की रिपोर्ट में मिलेंगे। डेली सेल डिटेल एक रोजनामचा है जिसमें आज होने वाली तमाम सेल्स, एक्सपेंसेस, रिकवरीज, पेमेंट्स, रिटर्न्स, डिस्काउंट्स, इन सारी चीज़ों को समराइज और प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या कैश होना चाहिए, ये एक रोजनामचा हमें ये सारी डिटेल प्रोवाइड करता है। फिर इसी तरीके से किसी पुराने बिल का प्रिंट लेने के लिए हमारे पास सेल प्रिंट या हेड ऑफिस डिमांड प्रिंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे पास एक रेट चेक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि क्विक हमें वे आउट देता है कि हमने किसी भी आर्टिकल का रेट फ़ौरन पता करके कस्टमर को बताना हो तो हम उस आइटम को सिलेक्ट करते हैं और हमें रेट भी मिल जाता है और वो हमारे पास कितने स्टॉक अवेलेबल है उसका, लाइक 30 पीसेज अवेलेबल है, ये भी सिस्टम हमें फ़ौरन बता देता है। टॉप पोर्शन में हमारे पास सबसे पहला मेन्यू सेटअप का है। सेटअप मेन्यू में हमारे पास पार्टी फाइल का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम हर किस्म का अकाउंट यहाँ से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं सिस्टम को कि हम जो पार्टी बनाने जा रहे हैं, ये कस्टमर या अकाउंट बनाने जा रहे हैं, उसकी वो क्या है। अगर वो कस्टमर है तो उसको हम रिसीवेबल्स में बनाते हैं। अगर वो पार्टी है जिनसे हम स्टॉक रिसीव करते हैं, यानी सप्लायर है हमारा, तो उसको हम पेएबल्स में बनाते हैं। इसी तरीके से बैंक के अकाउंट बनाने हो तो उसके लिए हम बैंक सेलेक्ट करेंगे। और एक्सपेंस का कोई भी अकाउंट बनाना हो, उसमें शॉप रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो सकते हैं, सैलरीज के अकाउंट हो सकते हैं, तो हर किस्म के एक्सपेंस हम सिस्टम में बनाएंगे ताकि फिर उनकी ट्रांजेक्शन करें और हमें अपने बिजनेस का प्रॉपर ओवरव्यू पता चल सके। तो कस्टमर का अकाउंट बनाने के लिए हम रिसीवेबल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हम कस्टमर का जो भी नेम है वो टाइप करते हैं और फिर उसकी बैलेंस लिमिट, अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कि ये कस्टमर है, इसको हमने 50,000 से ज़्यादा बिल पर इसको हमने उधार नहीं देना, तो उसकी बैलेंस की लिमिट हम यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर इस लिमिट से ज़्यादा कभी उसके पास बैलेंस बन रहा होगा, अगर वो अपना बिल ज़्यादा बनवाता है, तो देखा जाएगा उसका प्रीवियस बैलेंस क्या है, सबका बकाया क्या है, तो उसमें हमें देना है और अब वो कितना माल ले रहा है। अगर वो प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बनता है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है, तो सिस्टम हमें रोक देता है कि आप इसकी लिमिट से ज़्यादा इसको उधार दे रहे हैं। इसी तरह से शादी कार्ड के बिजनेस में अगर जो भी आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन पर हमें कोई डिस्काउंट ऑफर करना है कस्टमर को, तो हम उसकी परसेंटेज यहाँ देते हैं। जैसे कोई भी आइटम है जिसमें बक्स बोर्ड का आइटम है तो 2% डिस्काउंट लगेगा, फैंसी है तो 1%, डोरी है तो फॉर एग्जांपल 3%, इनर बटवा जैकेट, जिस पर भी जितना डिस्काउंट परसेंटेज हम इस कस्टमर को लगा रहे हैं वो हम इसको यहाँ पर परसेंटेज में बता देंगे, ताकि जब इस कस्टमर का बिल बनेगा तो ऑटोमेटिकली इस तरह के जो आइटम्स होंगे, फैंसी उस पर 1%, डोरी पर 3%, बक्स बोर्ड पर 2% ऑटोमेटिकली लग जाएगा। हम बिल बनाते वक्त भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी कस्टमर के साथ फिक्स कर लेते हैं अपनी बात कि यहाँ इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो बार बार देना नहीं पड़ता, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेता है।
तो इसी तरह से कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट बनाना हो तो उसके लिए हम सिंपली न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी एक्सपेंस हमने बनाना है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो सकता है। सिंपली उसका नाम टाइप करने के बाद उसको सेव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सिस्टम में एक नया अकाउंट जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेटअप में शादी कार्ड आइटम कोडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम अपने जो आर्टिकल्स हैं जिनको हम परचेज और सेल करते हैं अपने पास, उनको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। उनका एक कोड होता है, वो हम यहाँ खुद लगाते हैं, उसका नाम टाइप करते हैं और उसके इनर के क्या रेट्स हैं, इनर 1 कितने का है, 2 3 4 कितने का है, बटवा कितने का मिलेगा, जैकेट है तो कितने की होगी। तो सिस्टम फिर ऑटोमेटिकली उन रेट्स को जमा करने के बाद सेल रेट बना लेता है। और फिर इस आइटम को हम बताना चाहें कि ये फैंसी आइटम है, ये जनरल आइटम है, ये बक्स बोर्ड का आइटम है, तो उसको हम टिक कर देते हैं ताकि सिस्टम को पता चल सके कि इस आइटम की नोयत क्या है। इसी तरीके से सब ग्रुप में हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो हम खुद मज़ीद भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ जैसे 2 सब ग्रुप बने हुए हैं जिनमें शादी कार्ड है और जनरल आइटम है। तो इस तरीके से हम अपना जो आइटम है शादी कार्ड का वो बनाते हैं और फिर हम उसको परचेज और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेटअप में क्रिएट यूज़र का ऑप्शन अवेलेबल है। ई कार्ड्स सॉफ्टवेयर में हम अपने मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं और हर यूज़र को हम राइट्स दे सकते हैं कि ये यूज़र सिस्टम में किन चीज़ों को इस्तेमाल करने की अहलियत रखता है और उनको नहीं, किन को नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को सिस्टम में यूज़र राइट्स के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट मेन्यू हमारे पास स्टॉक का है, जिसमें हम जो भी स्टॉक अपने पास परचेज करते हैं उसको हम यहाँ इनपुट करते हैं। सिंपली वो आइटम सेलेक्ट करने के बाद ऐड करते जाते हैं। उसकी कैटेगरी क्या है, अगर वो कार्ड है तो कार्ड, इनर आया है तो इनर को हम इनपुट करेंगे। इस तरीके से सिस्टम में हम जितने भी आर्टिकल्स हमारे पास आए हैं उनको हम सेव करते हैं। तो जब सेव करते हैं तो फिर ये हमारे स्टॉक का पार्ट बन जाते हैं। इसी तरीके से किसी पुरानी परचेज को हमने मॉडिफाई करना हो, एडिट करना हो, तो उसको हम यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम अपनी शॉप का ऑडिट करते हैं और ऑडिट करने के बाद हमारे पास स्टॉक, फिजिकल स्टॉक और सिस्टम के स्टॉक में अगर कोई फ़र्क है और हम उसको बैलेंस करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास स्टॉक एडजस्टमेंट के ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये बॉटम सेक्शन सारा रिपोर्ट्स का सेक्शन है, जिसमें हम हमारे पास सारी स्टॉक की रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। किसी एक आर्टिकल का लेजर देखना हो तो वो भी अवेलेबल है। इसी तरीके से परचेज की तमाम रिपोर्ट्स, कितने आर्टिकल्स हमारे पास हैं और रेट अगर रिवाइज किए गए आर्टिकल्स के तो उनकी हिस्ट्री क्या है, कब कितना रेट था, पुराना क्या था, नया क्या रेट है। और रेट वेरिएंस स्टॉक, पहले जो पुराना रेट था उसके मुताबिक स्टॉक की वैल्यू क्या थी, रेट चेंज होने के बाद स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। हम स्टॉक डिटेल की रिपोर्ट को अगर ओपन करें तो ये स्टॉक की रिपोर्ट हमें बताती है कि हमारा कौन सा आर्टिकल, उसकी क्या कैटेगरी है, ओपनिंग कितना स्टॉक था और कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, क्लोजिंग क्या है और हमारे पास उस आर्टिकल की वैल्यू कितनी है जो हमारे पास गोडाउन में मौजूद है या शॉप में मौजूद है। तो इस तरीके से ये स्टॉक की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट मेन्यू सेल का है, जिसमें हमारे पास सेल फाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली स्क्रीन है। सेल करते वक्त हम देखते हैं कि हमारी काउंटर सेल चल रही है या हमारे पास कोई होल सेल कस्टमर है, क्योंकि हम अपनी पार्टी कस्टमर को रजिस्टर कर सकते हैं सिस्टम में। तो अगर काउंटर सेल है तो हम सिंपली यहाँ 1 लिखेंगे तो काउंटर सेल आ जाएगा और जो भी आर्टिकल हमने सेल करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका स्टॉक हमें डिस्प्ले कर देता है। स्टॉक अवेलेबल होता है तो फिर हम उस आइटम को सेल कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई और आइटम हम देखें तो उसका रेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है और वो स्टॉक में कितना अवेलेबल है वो स्टॉक भी हमें यहाँ शो हो जाता है। तो कोई भी अब आर्टिकल ऐसा ले लेते हैं जिसका स्टॉक अवेलेबल हो, उसका हम सिस्टम में बिल जनरेट करते हैं। जैसे 001 आइटम में हमारे पास 84 आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो इसका हम स्टॉक चूंकि अवेलेबल है तो हम इसको बिल बना सकते हैं। तो कार्ड्स में 40 और बटवे में 124 और इनर में हमारे पास 40 पीस अवेलेबल है।
तो ये वो स्टॉक है जो कि सेलेबल है हमारे पास, हम इसका बिल जनरेट कर सकते हैं। तो हम क्वांटिटी यहाँ पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं। अब 100 यूनिट्स क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं था तो सिस्टम हमें सेल नहीं करने दे रहा, तो हम इसके अकॉर्डिंगली 30 कार्ड्स सेल करते हैं। डिस्काउंट इन परसेंट देना हो तो वो भी हम यहाँ दे सकते हैं। इस तरीके से हम जितने भी आर्टिकल कस्टमर ले रहा है उसको हम सेलेक्ट करने के बाद सिस्टम में उसका बिल ऑटोमेटिकली बॉटम पर टोटल होता जाता है। कस्टमर का नेम हम यहाँ टाइप करना चाहें तो वो टाइप कर सकते हैं, और अगर ये कस्टमर हमें पूरी पेमेंट दे रहा है तो हम उसको रिसीव कर लेते हैं। अगर ये कस्टमर हमें हाफ पेमेंट दे रहा है तो फिर हम उसको एडवांस में लिखते हैं। और इसी तरीके से कस्टमर का कॉन्टैक्ट लिखना हो तो वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं, और फिर हम अपनी इनवॉइस को सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो बिल है वो जनरेट हो जाता है और कस्टमर उस प्रिंट को लेकर उसकी पेमेंट करता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल है। कस्टमर कोई चीज़ ले गया और वापस करना चाहे तो उसके लिए हम काउंटर सेल रिटर्न में वापस ले सकते हैं, या कॉन्फिडेंशियल सेल रिटर्न में भी हम वापस। इन दोनों में फ़र्क ये है कि काउंटर सेल रिटर्न में हमारे पास जो बिल होता है वो कस्टमर साथ लाता है, और कॉन्फिडेंशियल सेल रिटर्न इसलिए यूज़ होती है अगर कस्टमर के पास बिल ना हो और वो रिटर्न करना चाहे आइटम्स को, उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। बॉटम पर हमारे पास सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें टॉप कस्टमर्स कौन है, टॉप पार्टीज़ कौन सी हैं हमारी, हमने कितना डिस्काउंट दिया किस पार्टी को, और हमारे पास डेली सेल डिटेल क्या है, ऐसे बिल्स कौन से हैं जो कि अभी रिकवर होने वाले हैं। तो ऐसी तमाम डिटेल हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। डे बुक में हम देखें तो डे बुक में हमारे पास काउंटर बिल रिकवरी, अगर हम किसी कोई बिल उधार था उसको रिकवर करना चाहें तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। डेली ट्रांजैक्शंस में हमें पता चलता है कि हमने कब किस शख्स से कितनी पेमेंट रिसीव की या हमने उसको पे की, तो ये सारी डिटेल हमारे पास अवेलेबल होती है। इसी तरीके से पेमेंट्स की डिटेल निकालनी हो तो सीपी में हमारे पास कैश पेमेंट्स अवेलेबल है। इसी तरह कैश बुक हमारे पास हमारा गल्ला कहलाता है जिसमें पैसे का आना और जाना दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब किसी भी हम देखना चाहें डेट जिसमें हमने वर्किंग की हो तो उसका हमें कैश इजीली पता चल जाएगा। तो ये कैश बुक हमें बताती है कि किस डेट में ये एक वाउचर बना और इससे हमें ये पेमेंट आ गई। पहले हमारे पास इतना बैलेंस था कैश का, ये पेमेंट आ गई तो इतना हो गया, फिर बिल बना और हमारे पास पेमेंट आ गई, अब इतना बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से ये सारे प्लस माइनस चलने के बाद फाइनल बैलेंस हमें यहाँ पता चल जाता है। इसी तरीके से डेली सेल डिटेल में हमारे पास रोजनामचा अवेलेबल है जो कि उस डेट में होने वाली सारी ट्रांजेक्शन हमें दिखाता है कि ये बिल बने, इसकी ये रकम थी, इतना परसेंट लगा इसको, इतना उसने एडवांस दिया, बकाया इतना है, और फिर आखिर में उस दिन की टोटल टोटल सेल इतनी रही, बिल बकाया जात इतने हमें रिसीव हुए, कोई पेमेंट्स हमारे पास रिसीव हुई आज तो इतनी थी, सेल रिटर्न ज़ीरो थी, अखराजात हमने आज इतने किए, तो कैश इन हैंड हमारा माइनस में है। इट मीन्स कि हमने आज के कैश में से पैसा जो दिया वो कम था, तो जो पहले का कैश मौजूद था उससे भी हमने पैसे आज दिए। और यहाँ हमारे पास आता है कि हमने उधार आज कितना दिया, कितना डिस्काउंट दिया, और एडवांस हमें आज कितना मिला। तो इस तरह से ये एक समराइज रिपोर्ट एक बिजनेस ऑनर को सारी शॉप की स्टोरी बता देती है। मजीद रिसीट्स और वाउचर्स में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हमने अगर पेमेंट किसी से कलेक्ट करनी हो तो हम यहाँ सिंपली उस अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद उस पार्टी से पेमेंट ले लेते हैं। जैसे इस शख्स से हमने 10,000 रुपये रिसीव किया और यहाँ हम उसकी डिटेल लिख दी। इस तरीके से हम कैश रिसीव कर सकते हैं। और किसी भी पार्टी का लेजर हमने देखना हो तो उसके लिए हमारे पास पार्टी लेजर का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, इसमें हम सेलेक्ट करने के बाद किसी भी अकाउंट का लेजर हम
इजीली देख सकते हैं। मजीद फाइनेंस में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट अवेलेबल है, जो कि बताती है हमने मार्केट से इतना पैसा लेना है, किस शख्स से कितना लेना है, ये सारी रिपोर्ट हमें वो डिटेल प्रोवाइड करती है। हमारे पास नेक्स्ट मेन्यू डिमांड का है, जहाँ पर डिमांड की जाती है जिन शॉप्स पर, वहाँ ये मेन्यू बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इसी तरीके से यूटिलिटीज़ में मॉडिफिकेशन हिस्ट्री अवेलेबल है, जो कि बताती है सिस्टम में ये चेंजिंग्स की गई। तो ई कार्ड्स में ये तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को चलाने के लिए इंतहाई यूज़फुल है। तो आज के लिए ई कार्ड्स से इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।